हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 22 मार्च है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के करंट अफेयर्स से होता है, यानी समसामयिकी से होता है, और उससे रिलेटेड जो हमारे बेसिक जीके स्टैटिक्स होगा उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम पर फॉलो करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फाइल है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी के साथ ही वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और आप जुड़ सकें लक्ष्य के साथ और आप बढ़ सकें अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ ही चलते हैं, जैसा कि हम लोग रोज़ करते हैं कि पिछले वीडियो में जो आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है और कई लोगों ने काफ़ी खूबसूरत जवाब दिया है। तो इसी तरीके से जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप आंसर दें ताकि आपका एक रिवीजन हो और आप एक बार ये देख सकें कि आप एक प्रश्न के बहाने ही क्या आपने पिछले वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं। तो सुर्खियों में रहा सेंगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये प्रश्न था। तो ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, जापान, इक्वाडोर, चिली। तो इसका सीधा सा आंसर है इक्वाडोर। इस ज्वालामुखी को लेकर मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था और पूरे ज्वालामुखी का जो एक बेसिक बैकग्राउंड हो सकता है या जो एक पूरा सेगमेंट हो सकता है या क्वेश्चन बनने की जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उसको मैंने इस वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने सेंगे ज्वालामुखी के बारे में आपको बताया था, यानी कि आई थिंक 18 मार्च की वीडियो है जिसमें आप जाकर दोबारा से उसको देख सकते हैं और अच्छे से उसको समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से ज्वालामुखी का उद्गम होता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में हमारे लिए क्या स्पेशल है या क्या प्रमुख विषय हैं। तो हम देखेंगे, आज जानेंगे कि अमरावाद टाइगर रिजर्व कहाँ है और ये क्यों अभी सुर्खियों में रहा है, ऐसी स्वदेशी ऐप स्टोर क्या है और संघाई सहयोग संगठन क्यों अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा, और वहीं देखेंगे ग्राम उजाला योजना का संबंध किस चीज़ से है और यहीं जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य, जो एक प्रमुख मंच है भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच, जिसे इब्सा के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, ये जो मंच है ये क्या मंच है, इस पर भी हम लोग एक दृष्टिकोण डालेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने पहले और आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में आविष्कारक लो ऑन्टेन्स का निधन हो गया। कौन आविष्कारक का क्या नाम है? लो ऑन्टेन्स का निधन हो गया। उनके किस आविष्कार के लिए उन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन है राडार, ऑडियो कैसेट टेप, फ्लॉपी डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑडियो कैसेट टेप। ऑडियो कैसेट टेप जो है उसके लिए इनको जाना जाता है। किसके लिए? ऑडियो कैसेट टेप के लिए जाना जाता है। और ये इनके आविष्कारक कौन थे? लो ओसेंट थे इसके आविष्कारक, किसके? ऑडियो कैसेट टेप के। और अभी हाल ही में हमने देखा कि 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ऑडियो कैसेट टेप को डच कंपनी रॉयल फिलिप्स ने 1963 में पेश किया था, जिसको बनाने में, जिसके आविष्कार में अहम भूमिका निभाई थी लो ओसेंट ने। इसके साथ ही उन्हें कॉम्पैक्ट डिस्क के विकास में भी एक योगदान के लिए जाना जाता है, जो यानी कि जो सीडी होती है, जैसे जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके विकास में भी लो ऑन्टेन्स का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो रेडियो कैसेट टेप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए एक एनालॉग चुंबकीय टेप रिकॉर्डिंग का प्रारूप है और ये संगीत और ध्वनियों को संग्रहित कर सकता है, यानी कि एनालॉग चुंबकीय टेप रिकॉर्डिंग का प्रारूप होता है क्या? ऑडियो कैसेट टेप। तो इसी के साथ ही चलता है वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बैकाल झील के नीचे दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बैकाल झील के नीचे जो है दुनिया के सबसे बड़े पानी के अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक को लॉन्च किया है। किस देश ने? तो ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर होगा रूस। रूस ने अभी हाल ही में बैकाल झील में दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक को लॉन्च किया है और 2015 में इस दूरबीन का निर्माण किया जा रहा था 2015 से, और इसका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है और इसे जो है पानी के अंदर रखा गया है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि छोटे जो कण हैं न्यूट्रॉनों का निरीक्षण करना है और
उनके निरीक्षण के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए जो है इसको बनाया गया। तो रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार टेलीस्कोप जो है ये जो टेलीस्कोप है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। उत्तरी गोलार्ध मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक भूमध्य रेखा है जो एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री पर, और इसके नॉर्थ वाला जो पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो इसके दक्षिण वाला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा डिटेक्टर होगा ये किसके लिए? न्यूट्रिनो के लिए। न्यूट्रिनो एक सबसे ज्ञात छोटा कण है, अभी तक का सबसे छोटा कण है न्यूट्रिनो। अभी तक के ज्ञात सबसे छोटे कणों में कौन है? न्यूट्रिनो सबसे छोटा कण है। तो न्यूट्रिनो जो है ये ज्ञात सबसे छोटा कण है और इसका पता लगाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। इसका पता लगाने के लिए जो एक प्रभावी माध्यम है वो पानी को माना जाता है। तो इसीलिए दुनिया की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बैकाल झील, उसमें इसके टेलीस्कोप को लगाया गया है, जो कि ये माना जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर टेलीस्कोप है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में संपन्न 6वीं इब्सा यानी कि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका महिला फोरम की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन है स्मृति जुबिन ईरानी, निर्मला सीतारमण, वंदना रॉय, अरुंधति भट्टाचार्य। तो इसका आंसर होगा स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी जो कि भारत की कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इब्सा की 6ठी जो भारत ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक की अध्यक्षता की है। और इस सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया और इस संयुक्त घोषणा पत्र में लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए साझा इब्सा लक्ष्यों की प्रतिबद्धताओं पर भी प्रकाश डाला गया। यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसको खत्म करने की यहाँ पे प्रतिबद्धता को जताया गया है और ये भारत में एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी सिद्ध करता है, जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी दिया गया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उसके अलावा कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ जो राज्य के नीति तत्व हैं उनमें समानता को, खासतौर पर लैंगिक असमानता को खत्म करने की बात बार बार की गई है और किसी भी प्रकार से जो लैंगिक आधार पर होने वाला जो भेदभाव है उसको भी समाप्त करने की लगातार बात की गई है। तो यहाँ पर भारत भी इसके लिए एक प्रतिबद्ध देश के रूप में उभरा है, जो कि लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना चाहता है। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ये एक मंच है और इसमें 3 बड़े महाद्वीप जो हैं वो हैं और 3 बड़े लोकतंत्र, ये तीनों बड़े महाद्वीपों के 3 बड़े लोकतंत्र जो हैं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो हैं इनको एक साथ मंच प्रदान करता है ये मंच, जिसमें भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो इसी प्रकार से मानचित्र पर आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा कि भारत जो कि एशिया का देश है, दक्षिण अफ्रीका जो कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये दक्षिण साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और यहाँ ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो 3 बड़े महाद्वीपों के ये 3 जो है बड़े देश और प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ मंच प्रदान करता है। तो इस मंच की शुरुआत यानी इब्सा संवाद मंच यानी कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के बीच जो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय समूह है, एक मंच है, और इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 जून 2003 को ब्राज़ीलिया में ब्राज़ीलिया में हुई बैठक में एक सामूहिक औपचारिक रूप दिया था और इसका नाम जो है इब्सा वार्ता मंच रखा था, यानी इब्सा डायलॉग फोरम रखा गया था। तो ब्राज़ीलिया घोषणा भी इस समय जारी की गई थी, यानी कि ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन के बाद जो है इब्सा यानी कि भारत, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों का ये मंच है। तो ये मंच होने के कारण इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसे राज्य और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलनों के रूप में जाना जाता है। यानी कि किसी भी जो मंच होता है ये उस मंच का कोई भी या संगठन का मुख्यालय होता है, किसी मंच का मुख्यालय नहीं होता, किसी प्लेटफॉर्म का मुख्यालय नहीं होता है। तो इसी के साथ ही चलते वीडियो के अगले प्रश्न में दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च। तो इसका आंसर होगा 18 मार्च। 18 मार्च को प्रतिवर्ष रिसाइकलिंग डे, वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, यानी कि रिसाइकलिंग के महत्व को बढ़ावा देने और जागरूकता को फैलाने के लिए हर साल 18 मार्च को 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस
मनाया जाता है। तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2021 का विषय इस बार क्या रखा गया था? विषय था रीसाइक्लिंग हीरोज़। रीसाइक्लिंग हीरोज़ इसका विषय था। और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। और ये हमारे जो प्राथमिक संसाधन है उसको सुरक्षित रखने और हमारे ग्रह को यानी कि पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या रिसाइक्लिंग को अगर यदि हम अपने आचरण में लेकर आएँ, अपने व्यवहार में लेकर आएँ, तो हम अपने संसाधनों को सुरक्षित तो रख सकते ही हैं। इसके साथ ही पृथ्वी पर फैलने वाले जो प्रदूषण हैं या जो किसी भी तरीके का जो एक वेस्ट प्रदूषण है वो या प्लास्टिक प्रदूषण है उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो पृथ्वी पर हमारे जीवन को जीने के लिए जो 6 संसाधन महत्वपूर्ण माने गए हैं, उनमें से 7वां संसाधन एक रिसाइक्लिंग को भी माना गया है, 7वें को, क्योंकि 7वां जो है वो इन बाकी के 6 को सुरक्षित कर सकता है, जैसे जल, वायु, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज। इनको अगर सुरक्षित करना है तो हमें 7वें संसाधन को अपनाना पड़ेगा जिसका नाम है रिसाइक्लिंग यानी कि पुनर्चक्रण। तो पुनर्चक्रण एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि ये संसाधन जो बाकी के 6 संसाधन हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके लिए सरल समाधान है वो 7वां संसाधन है। और 7वां संसाधन क्या है? पुनर्चक्रण। यानी कि जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, एक बार सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। मुख्य रूप से जो प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं होती हैं वो सिंगल यूज़ होती हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया या प्लास्टिक के चम्मच वगैरह होते हैं, उनका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, कटोरी होती है एक बार इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद फेंक देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि उससे प्रदूषण फैलता है बड़े पैमाने पर और वो सदियों तक इसी प्रकार से बने रहते हैं। और वो ना केवल महासागरों में जाकर महासागरों को प्रदूषित करते हैं, बल्कि मृदा प्रदूषण को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए हमें रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और प्राकृतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि अभी हाल ही में बोनेली ईगल किस टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया? तो ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व या रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर होगा अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व में कहाँ है ये? तेलंगाना में है अमराबाद। तो तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में पहली बार बोनेली ईगल, कौन सा ईगल? बोनेली ईगल को देखा गया। बोनेली ईगल आमतौर पर पहाड़ी और चट्टानी आवासों में पाया जाता है और इस प्रकार से अमराबाद टाइगर रिजर्व में इसका पाया जाना या देखा जाना जो है अपने आप में एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे बोनेली ईगल जो है एक आर्कीपेट्रिडेक आर्कीपिट्रेडे परिवार से संबंधित है। और बोनेली ईगल एक मध्यम आकार का पक्षी होता है जिसकी लंबाई जो है 65 से 70 सेंटीमीटर होती है और ये अपना घोंसला चट्टानों पर या बड़े पेड़ पर बनाता है। इसके अलावा ये अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अरब, अफगानिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, इनमें और उत्तर इंडो चाइना और दक्षिण पूर्व चीन में पाया जाता है। और भारत में ये ज़्यादातर जो है चंबल के बीहड़ों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, निचले कुमायूं हिमालय के जो चीड़ क्षेत्र हैं वहाँ, इसके अलावा ये राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो ये मध्यम आकार के पक्षी जैसे टर्की, चिकन, बटेर, कबूतर, छोटे स्तनपायी जीव जैसे कि खरगोश या सरीसृप जो हैं या मेंढक, कीड़ों को ये अपना शिकार बनाता है। इसके अलावा भारत में इसका प्रजनन काल जो माना जाता है वो नवंबर से सितंबर के बीच का माना जाता है। और IUCN में बोनेली ईगल प्रजाति को जो है लीस्ट कंसर्न के रूप में रखा गया है, यानी कि ये लीस्ट कंसर्न है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इतने बड़े पैमाने पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसकी जो संख्या अच्छी बनी हुई है, तो अब हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इससे कम ना हो जाए संख्या इसकी, ये एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में ना चला जाए। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में स्थित है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अमराबाद टाइगर रिजर्व है और यह महबूब नगर और नालगोंडा जिलों में जो है 2800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अमराबाद टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में है? ये तेलंगाना राज्य में है। कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। इसके अलावा अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है पहले नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हिस्सा था। किसका? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का
ये हिस्सा था। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुए तो जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है वो दो हिस्सों में बट गया, यानी कि उत्तरी क्षेत्र वाला जो हिस्सा था वो तेलंगाना में चला गया और उसका नाम बदल के रख दिया गया अमराबाद टाइगर रिजर्व कर दिया गया, और जो कि तेलंगाना राज्य में अभी वो स्थित है। इसी तरीके से जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है उसका दक्षिणी हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में आ गया और उसका नाम अभी वही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो यहाँ देखा जाए तो कुछ वर्ष पूर्व जो है अनोखे अभियान में जो तेलंगाना राज्य है उसके वन विभाग द्वारा अमराबाद टाइगर रिजर्व के नल्लामाला के जंगलों में जो है माउस डियर को छोड़ा गया था ताकि उसका संरक्षण जो है सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं 18 मार्च, 20 मार्च, 18, 19, 20 या 21 मार्च। तो इसका आंसर होगा 20 मार्च, और हम सभी लोग इसका आंसर अच्छे से जानते हैं कि 20 मार्च को हर साल जो है विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये घरेलू गौरैया के पतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और ये दिवस शहरी वातावरण में पाई जाने वाली जो अन्य पक्षी प्रजातियों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस का अवलोकन एक गैर लाभकारी संस्था और NGO नेचर फॉरएवर सोसाइटी के साथ साथ अन्य कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जो है विश्वव्यापी ये पहल है। तो इसकी शुरुआत जो है एक पहल जो है वो भारतीय एक NGO है नेचर फॉरएवर सोसाइटी, उसने इसकी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी जो है इसका साथ देना शुरू किया। तो नेचर फॉरएवर सोसाइटी की शुरुआत जो है मोहम्मद दिलावर, किसने? मोहम्मद दिलावर नामक एक व्यक्ति ने की थी, और ये जो कि एक संरक्षणवादी थे। उन्हें 2008 में टाइम मैगजीन ने हीरोज़ ऑफ द एनवायरनमेंट सूची में भी शामिल किया था। तो गौरैया जो है विलुप्त होने की कगार पर एक पक्षी है, और इसके विलुप्ति के जो कुछ कारण हैं वो हमें कुछ इस तरीके से देखे जाते हैं कि बड़े पैमाने पर खेतों में कीटनाशकों का उपयोग, बिल्डिंग पैटर्न का बदलाव, घरों में बगीचों की कमी होना, और इसके अलावा एक जो मैं सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो मोबाइल और टीवी टावरों से निकलने वाला जो विकिरण है जो उनके नेविगेशन आदि को प्रभावित करता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हम अभी लगातार 3G से 4G पर आए, 4G से 5G पर जा रहे हैं, तो अब जो 5G आ रहा है तो उसके नेटवर्क या स्पेक्ट्रम जो है और भी ज़्यादा तीव्र होंगे, जिसकी वजह से अब जो पक्षी हैं या जो दूसरे कीट हैं उनकी जीवन पर या उसके जीवन शैली पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से उनकी संख्या जो लगातार कम होने लगती है। इसी प्रकार आप एक बात सोच सकते हैं कि जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने तितलियों की एक बड़ी संख्या देखी होगी अपने आसपास एक इस मौसम में, जिस टाइम पे हम लोग बैठे हुए हैं मार्च के महीने में, और अभी आप देखेंगे तो आपके आसपास तितली देखने को भी नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़े पैमाने पर यही है, टीवी टावर और मोबाइल टावरों से निकलने वाले जो विकिरण है और उसने पूरी प्रकृति को एक तरीके से नष्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत का अपना पहला स्वदेशी रूप से में विकसित ऐप स्टोर कौन सा है? तो ऑप्शन है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, भारत ऐप स्टोर, अपना ऐप स्टोर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर विकसित किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर द्वारा लागू किया जाता है, यानी CDAC द्वारा लागू किया गया है। और यह एक सरकारी स्वामित्व वाली मोबाइल एप्लीकेशन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और यह ऐप को मुफ्त और परेशानी मुक्त अपलोड करने और डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा स्वदेशी मोबाइल ऐप स्टोर है हमारे पास अभी भारत ने विकसित किया है? किसने? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर को विकसित किया है, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है, और इसको लागू किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर यानी कि CDAC द्वारा इसे लागू किया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास 18 मार्च, 20, 21 और 20 मार्च या 21 मार्च। तो इसका आंसर होगा 20 मार्च। 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व प्रसन्नता दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, और ये दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम जो रखी गई
सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए, यानी कि हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर इसकी थीम रखी गई। और वर्ष देखा जाए वहीं तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा था। 2013 में जो है प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा था। और संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार जैमे इलियन द्वारा जो है कई वर्षों के अभियान के बाद इसे इस दिन के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। जैमे इलियन जो है कोलकाता के मदर टेरेसा के अनाथालयों में पले बड़े हैं और उन्होंने जो है अपने अनाथालय के जीवन के अन्य अनुभवों के माध्यम से वैश्विक असमानता को समाप्त करने की एक प्रेरणा को हासिल किया। और इस दिवस को मनाने का संकल्प जो है 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। तो इस दिन को चिन्हित करने का संकल्प जो है भूटान द्वारा शुरू किया गया था। अगर देखें तो भूटान ने अपने देश में 1970 के दशक में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जैसे हम देखते हैं कि विश्व भर में अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था देखनी है तो हम देखते हैं उस देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन भूटान जो इस्तेमाल करता है यहाँ पे जीएचपी इस्तेमाल करता है, यानी कि ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, यानी कि उसके यहाँ प्रसन्नता कितनी अधिक है उस पर वह अपने देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि संघाई सहयोग संगठन द्वारा नौरोज का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन है नई दिल्ली, बीजिंग, ढाका, ताशकंद। तो इसका आंसर होगा बीजिंग। बीजिंग में, यानी कि भारतीय दूतावास ने 20 मार्च 2021 को चीन के बीजिंग में संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ है, बीजिंग में है, और वहाँ पर आयोजित नौरोज़ समारोह में भाग लिया। नौरोज़ क्या है, एक नौरोज़ ईरानी और फारसी नववर्ष का त्यौहार है, और ये ईरानी नववर्ष जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो नया साल बसंत विषुव या मार्च विषुव को शुरू होता है ये, जिसे नवरोज़ समारोह या नवरोज़ कहते हैं या नवरोज़ कहते हैं, जिसे फरवर्दीन ने पहले दिन के रूप में चिन्हित किया जाता है। फरवर्दीन जो है, फरवर्दीन क्या है, फरवर्दीन जो है पारसी या कहा जाए तो ईरानी सौर कैलेंडर का पहला महीना होता है, और यह दिन दुनिया भर के कई समूहों द्वारा मनाया जाता है। नौरोज़ की उत्पत्ति जो है ईरानी और पारसी संस्कृति में हुई, लेकिन यह त्यौहार विभिन्न समुदायों द्वारा 3000 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। जैसे मध्य एशिया है, पश्चिमी एशिया है, काला सागर बेसिन है, कॉकेकस है, बाल्कन है, और दक्षिण एशिया में जो है इसको मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसी तरीके से देखा जाए तो ईरान में नौरोज़ का समय जो है वो सौर हिजरी एल्गोरिथम कैलेंडर के पर आधारित होता है। तो वहीं एक दृष्टि डालें कि संघाई सहयोग संगठन क्या है, तो ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र के सदस्य इसमें शामिल हैं उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना जो है इसका उद्देश्य है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी, 15 जून 2001 में। 15 जून 2001 में जो है संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश जो हैं इसके पूर्ण सदस्य देश बने। इससे पहले 2007 में ये दोनों ही देश जो है इसके पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो वर्तमान में देखा जाए तो इसमें सदस्य देश कौन कौन से, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देश हैं। टोटल कितने, 8 मेंबर्स जो हैं, 8 सदस्य इसमें सदस्य देश हैं। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों मैं शुरू में ही आप लोगों को बताया ग्राम उजाला योजना। कौन सी योजना शुरू की गई, ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है, और इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब जो है वो प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना को शुरू किसने किया, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। कौन सी योजना, ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराएगी, और ये भारत में इस तरह की पहली योजना है। और यहाँ पे एक LED बल्ब की जो कीमत होगी वो 10 रुपये तय की गई है। तो पहले चरण में देखा जाए तो ये योजना बिहार के आरा जिले में शुरू की गई थी, और इस चरण में आरा पहला जिला होगा बिहार का। फिर उसके बाद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र, और पश्चिमी गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन LED बल्ब को वितरित किया जाएगा पहले चरण में। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो इसका जो आधार है वो 2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार की
उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, यानी कि उजाला योजना से संबंधित है इसका जो आधार है। और एलईडी बल्ब की कीमतों में इस योजना के द्वारा जो है 310 रुपये से 70 रुपये प्रति पीस की कटौती की गई थी। और जो इस पे 70 रुपये की जो कटौती की गई वो सरकार, भारत सरकार जो है अपनी सब्सिडी के रूप में प्रदान करती थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे तो आपको बहुत सी जानकारी आपको उपलब्ध हुई होंगी या प्राप्त हुई होंगी, और आपने उन जानकारियों को नोट डाउन किया होगा तो आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें तो वीडियो का जो अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि सुर्खियों में रहा आदित्य L1, सुर्खियों में रहा आदित्य L1 किस देश का मिशन है? तो ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आदित्य L1 क्या है। और आदित्य L1 का जानने के लिए पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, और डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि L1 क्या है या आदित्य क्या है, और बाकी जो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि ये किस देश का मिशन है। तो दोस्तों बने रहिए लक्ष्य के साथ और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।